नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। शुरुआत करते हैं खबरों की। जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में बड़ा खेल हुआ है। पीलीभीत से खबर है, एसपी समर्थित प्रत्याशी ने नाम वापस ले लिया। बीजेपी नेताओं के साथ जाकर नाम वापस लिया। बीजेपी प्रत्याशी दलजीत कौर का जीतना अब तय है। निर्विरोध निर्वाचित होंगी डॉक्टर दलजीत कौर। जिला के बीजेपी कार्यकर्ताओं में इस बात को लेकर खुशी है। तो पीलीभीत से यह खबर आ रही है, जहां पर एसपी के प्रत्याशी ने बीजेपी के ही नेताओं के साथ जाकर अपना नामांकन वापस ले लिया और अब बीजेपी के नेताओं के साथ जाकर नाम वापस लिया। और अब इससे ये हुआ कि जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं दलजीत कौर, बीजेपी की प्रत्याशी, इनका निर्विरोध जीतना तय हो गया। और ऐसा पिछले दिनों भी आपने देखा, 17 सीटें हुई, वहां पर भी निर्विरोध बीजेपी जीती और अब ये सीट भी। निश्चित सत्ता का भारी दबाव और तमाम सारे मुकदमे लिखे जाने की धमकियां, तो पूरी सत्ता का पूरा दुरुपयोग हुआ इस चुनाव में और उसी का ये हिस्सा है। चुनाव से ठीक पहले केस। फर्रुखाबाद से खबर है, चुनाव से पहले घमासान मचा। एसपी समर्थित जिला पंचायत सदस्यों पर केस दर्ज हुआ है। अब तक 3 सदस्यों और उनके परिवार वालों पर केस दर्ज हो चुका है। पूनम राठौर के पति भूमाफिया घोषित हो चुके हैं। 10 करोड़ की ट्रस्टी जमीन पर कब्जे का भी आरोप है। डीएम ने एसडीएम से इस मामले में रिपोर्ट मांगी है। तो कई चीजें जो है इस बार सामने आ रही हैं। फर्रुखाबाद में चुनाव से पहले जो घमासान है वो हम आपको बता रहे हैं। तो 3 सदस्य और परिवार के अन्य लोगों पर केस दर्ज हुआ है। पूनम राठौड़ के पति की बात करें तो भूमाफिया घोषित कर दिया गया है। और सूर्या वाजपेयी हमारे साथ फर्रुखाबाद से जुड़े हुए हैं। सूर्या, ये सब अचानक हुआ या पहले से ही कोई क्राइम हिस्ट्री है, जरा बताइएगा। देखिए जीनत, मैं आपको बता दूं, जब से जिला पंचायत चुनाव नजदीक आया है तब से लगातार जो है राजनीतिक पहलू की तरफ देखा जाए तो यहाँ पर पूरी तरीके से रार मची हुई है। आपको मैं एक सबसे बड़ी बात बता दूं, फर्रुखाबाद जनपद में जिस तरीके से जिला पंचायत चुनाव नजदीक आता चला जा रहा है, उसी तरीके जिला प्रशासन जो है कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के जो जिला पंचायत सदस्य हैं उन पर नकेल भी कस रहा है। कहीं ना कहीं 2016 का ये पूरा मसला है। ये ट्रस्ट की जमीन थी, तकरीबन 10 करोड़ 9 लाख रुपए की ये जमीन थी, जिस पर ये भूमाफिया जिनको घोषित किया गया आदित्य राठौर और इनकी पत्नी जो कि जिला पंचायत सदस्य हैं और समाजवादी पार्टी की समर्थक भी हैं। अभी तक जो जानकारी निकल कर आ रही है, फर्रुखाबाद जनपद में जिस तरीके से जिला पंचायत चुनाव में समाजवादी पार्टी के दोनों खेमे आपस में लड़ रहे हैं। जी, थोड़ी सी तकनीकी खराबी की वजह से आवाज जो है वो कट गई, लेकिन यहाँ पर मामला 2016 का है, लेकिन इसे चुनावों से जोड़कर भी देखा जा रहा है। फिलहाल जो स्थिति बनी हुई है, पंचायत चुनावों की बात हम कर रहे हैं जिस तरह से, अब यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, ये भी इन्वेस्टिगेशन होगी। और 10 करोड़ की जमीन पर कब्जे का आरोप लगा है, बेहद ही गंभीर आरोप, और भूमाफिया पूनम राठौर के पति को घोषित किया गया है। बड़ी खबर। उधर प्रयागराज में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मेजा थाने का घेराव किया। कार्यकर्ताओं का आरोप है कि जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव एमएलसी डॉक्टर मान सिंह यादव और एसपी जिलाध्यक्ष योगेश यादव को जबरन थाने में बिठाया गया। इसके विरोध में रमाकांत सिंह पटेल और सैकड़ों एसपी समर्थकों के थाने का घेराव एसपी समर्थक करते हैं। बताया जा रहा है कि पुलिस ने पंचायत चुनाव में जिला पंचायत सदस्यों की खरीद फरोख्त की सूचना पर दोनों नेताओं को थाने में बैठाया था। उधर इटावा जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर निर्विरोध रूप से जीत हासिल कर चुके समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के चचेरे भाई अभिषेक यादव को दोपहर 3 बजे के बाद जीत का प्रमाण पत्र दिया जाएगा। आज जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में नामांकन वापस लेने का आखिरी दिन है, लेकिन इटावा में अभिषेक यादव के अलावा किसी दूसरे उम्मीदवार ने अपना नामांकन ही नहीं किया। यहाँ 24 में से 18 सीटें एसपी गठबंधन को हासिल हुई थी, जबकि 1 सीट पर बीजेपी, 1 पर बीएसपी, 2 पर निर्दलीयों की जीत हुई है। और अब बात करेंगे धर्मांतरण की खबरों की। तो धर्मांतरण पर बोले एसीएस अवनीश अवस्थी, यूपी के 32 जिले समेत कुल 24 राज्यों में जांच की जा रही है। विदेशी फंडिंग के भी तार जुड़े हुए हैं। हवाला के बारे में भी जानकारी मिली है। एजेंसियां जो हैं इस फंडिंग की कानूनी जांच कर रही है और कानून के मुताबिक सख्त कदम उठाए जाएंगे। के कानून में स्पष्टता लिखा हुआ है
कि कोई भी लोभ लालच से अगर कोई धर्मांतरण किया गया है तो वो गलत है, इलीगल है, उस पर बहुत सख्त दंड भी है। और मास कन्वर्शन यानी अगर सामूहिक अगर ऐसा किया गया है, और इस केस में तो ये ऑब्वियस है, तो इसमें जो है गंभीरतम सजा भी है। तो ऐसे में कार्रवाई बहुत सख्ती से की जा रही है। एटीएस लगातार इस पे लगी हुई है, एसटीएफ भी है, पुलिस भी है, एडीजी एलओ इसको पूरा लीड कर रहे हैं और 32 जनपदों में जो है अलग अलग जगह चीज़ों को खंगाला गया। और धर्मांतरण पर बोले हैं बीजेपी सांसद रवि किशन। धर्मांतरण की घटनाएं सोची समझी साजिश हैं, हिंदुओं के खिलाफ ये बड़ी साजिश रची जा रही है। संसद में धर्मांतरण का मामला उठाएंगे। कार्रवाई के लिए योगी सरकार को उन्होंने सराहा है। हिंदुओं का नाश करने के लिए, हिंदुओं को जड़ से खत्म करने के लिए कि आने वाली इनकी पीढ़ी ना बचे, इससे बड़ा घिनौना सोचा समझा प्लानिंग क्या हो सकता है। वेल प्लान्ड, वेल कोरियोग्राफ्ड, एक एक इंच, एक एक रत्ती सोचा गया, वेल फंडेड बाय फॉरेन कंट्रीज। विदेशों से अनगिनत कई कई करोड़ दौलत आ रही है और ये चल रहा था और ये पकड़ा गया। मैं धन्यवाद दूंगा उत्तर प्रदेश सरकार को, धन्यवाद दूंगा पुलिस प्रशासन को, यूपी सरकार को, योगी जी को मैं धन्यवाद दूंगा। एक शख्स को जो किसी और मजहब से जेल में गया और 42 महीने बाद जो पैरोल पर जेल से बाहर आया तो उसका मजहब दूसरा था। मेरठ का रहने वाला ताराचंद कत्ल के आरोप में जेल गया, लेकिन जब जेल से बाहर आया तो ताहिर बन गया। आइए आपको पूरी कहानी इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। ये है ताराचंद उर्फ ताहिर। आप सोच रहे होंगे कि एक शख्स के दो अलग अलग धर्म के नाम कैसे हो सकते हैं, ताराचंद का नाम ताहिर कैसे हो सकता है। लेकिन ताराचंद अब ताहिर बन चुका है और वो भी मेरठ जेल के अंदर। मेरठ का रहने वाला ताराचंद अपनी पत्नी के प्रेमी की हत्या के मामले में पिछले 42 महीने से जेल में था। इस दौरान उसके परिवार वाले उससे ना तो मिलने आए और ना ही उसकी जमानत करवाई। ताराचंद की बैरक में बंद उस्मान ने ताराचंद की मदद की। उस्मान से प्रभावित ताराचंद नमाज पढ़ने लगा। धीरे धीरे वो इस्लाम के प्रति आकर्षित होने लगा और आखिरकार उसने अपना नाम ताहिर रख लिया। ताराचंद पैरोल पर बाहर आया तो अपने गांव पहुंचा, लेकिन बढ़ी हुई दाढ़ी, उस पर नमाज पढ़ना ग्रामीणों को नागवार गुजरा। ग्रामीणों के दबाव में उसने दाढ़ी तो कटवा ली, लेकिन नमाज पढ़ना जारी रखा। अब तक देखो, मैंने ऐसा किसी को कोई नहीं कहा कि सिर्फ मैं अपने घर में रहता हूँ, मैं दुनिया से कोई मतलब नहीं। मैं पैरोल पर आया हुआ हूँ, पैरोल के किसी के थोड़ा बैठने देते, कोई मुझे इल्ज़ाम लगा दे, इसलिए मैं अपने घर में रहता हूँ। मनने ना मनने किसी से कुछ नहीं कहा। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। गांव के कुछ लोगों का कहना है कि ताराचंद नौकरी और रुपयों का लालच देकर धर्मांतरण के लिए उकसाने की कोशिश करता है। शिकायत पर पुलिस ने ताराचंद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और मामले की जांच करने लगी है। तो जिनके ऊपर आरोप है कि इन्होंने धर्म परिवर्तन करा दिया, ये दोनों अलग अलग बैरक में रह रहे हैं और जेल अधीक्षक को निर्देशित किया गया है कि ऐसी कोई गतिविधि जेल के अंदर चल रहा है नहीं, इसके संबंध में वो सतर्क दृष्टि रखें। पुलिस जो गांव में जो गतिविधियां हुई है, जो शिकायतें हुई हैं, इस संबंध में पूरी कार्रवाई की है, सबसे पूछताछ किए हैं और कोई भी अपराध यदि इसमें परिलक्षित होता है तो पुलिस तत्परता से इस पर कार्रवाई करेगी। देश में अलग अलग जगह से धर्मांतरण के मामले सामने आ रहे हैं। ऐसे में सवाल यह है कि क्या ताराचंद का भी ब्रेन वॉश किया गया है? क्या उसे भी धर्म बदलने के लिए उकसाया गया? क्या अब वो भी लोगों का धर्म परिवर्तन करने की मुहिम का हिस्सा बन गया है? ये वो सवाल हैं जिनके जवाब अब पुलिस को ढूंढने हैं, ताकि सामने आ सके ताराचंद से ताहिर बनने का पूरा सच। न्यूज़ 18 के लिए मेरठ से निखिल अग्रवाल की रिपोर्ट। एमएलसी ए.के. शर्मा को सरकारी आवास आवंटित हो गया है। ए.के. शर्मा को डॉलीबाग का 1 नंबर का आवास आवंटित किया गया है। ये बंगला पहले समाजवादी पार्टी के एमएलसी रहे आशु मलिक के नाम पर आवंटित था। 30 जनवरी को आशु मलिक का एमएलसी का कार्यकाल पूरा होने के बाद राज्य संपत्ति विभाग ने ये बंगला खाली करा लिया और अब ये बीजेपी के एमएलसी अरविंद कुमार शर्मा को आवंटित कर दिया गया है। एमएलसी और प्रदेश उपाध्यक्ष
अरविंद कुमार शर्मा यानी कि वो नाम और वो चेहरा जिन्होंने एमएलसी बनने के बाद ही यूपी की सियासत में हलचल मचा दी, उनको फिलहाल लखनऊ में सरकारी आवास अलॉट कर दिया गया है। इस वक्त मैं लखनऊ के डालीबाग सरकारी कॉलोनी में मौजूद हूं, जहां पे आवास संख्या 1 AK शर्मा को अलॉट किया गया है। और ये देखिए यहाँ पर गृह प्रवेश की पूजा भी हो गई है। और डालीबाग की ये जो कॉलोनी है ये सरकारी कॉलोनी है, जहाँ पे पहले से ही कई मंत्री कई अधिकारी रहते हैं, लेकिन अब ये नया ठिकाना होगा, नया पता होगा AK शर्मा का। हालांकि इसके पहले बहुत सारे कयास लगाए जा रहे थे उनके कद को लेकर, उनके पद को लेकर, साथ ही उनके बंगले को लेकर, क्योंकि पहले चर्चाएं ये उठी कि AK शर्मा को चूंकि मिनिस्टर या डिप्टी CM तक बनाने की जो कवायतें थी, उस बीच में ये भी कहा गया कि जो मुख्यमंत्री आवास है उसकी ठीक बगल वाला बंगला जो पहले कभी राजनाथ सिंह का हुआ करता था, कोर्ट के आदेश के बाद राजनाथ सिंह ने उस बंगले को खाली कर दिया, तो उस खाली बंगले को लेके कई बार ये चर्चाएं उठी कि वो बंगला AK शर्मा को मिल सकता है। लेकिन चूंकि AK शर्मा को फिलहाल प्रदेश उपाध्यक्ष बना दिया गया है और अब लखनऊ में जो सरकारी आवास है वो उनको अलॉट कर दिया गया है। और ये देखिए उनका सामान धीरे धीरे यहाँ पर आ भी रहा है, यानी कि जो नया ठिकाना होगा AK शर्मा का लखनऊ में, वो यही डालीबाग का संख्या 1 आवास होगा, जहां पर भविष्य से वो अपनी राजनीति को आगे बढ़ाएंगे और आगामी चुनाव में जो उनकी भूमिका होगी उसको लेके वो आगे बढ़ेंगे। अनामिका न्यूज़ 18 लखनऊ। चलिए एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने लखनऊ में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर कल्चरल सेंटर का शिलान्यास किया। इस मौके पर लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा है कि बाबा साहेब का राष्ट्र निर्माण में बहुत बड़ा योगदान है। बाबा साहेब के विजन में 4 बातें महत्वपूर्ण थी, जिसमें समता, नैतिकता, आत्मसम्मान और भारतीयता शामिल थी। कार्यक्रम में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और CM योगी भी मौजूद थे। सबने देखा होगा उनकी पूरी जीवन यात्रा समता मूलक समाज के रचना पर ही व्यस्त है। यहाँ तक कि जब संविधान के वो प्रमुख शिल्पी बने, उसमें भी हमने देखा है संविधान की उद्देशिका, जिसको प्रिएम्बल कहते हैं, उसमें भी उन्होंने समता का जिक्र किया। केंद्र में प्रेक्षागृह, पुस्तकालय व शोध केंद्र, छायाचित्र दीर्घा व संग्रहालय के साथ ही बाबा साहेब की मूर्ति की स्थापना की जाएगी। मुझे विश्वास है कि ये स्मारक और सांस्कृतिक केंद्र हमारे युवाओं के लिए एक महत्वपूर्ण प्रेरणा केंद्र सिद्ध होगा। हम सब जानते हैं कि भारत के संविधान के शिल्पी के रूप में हम सब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का स्मरण करते हैं।